हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विद्या क्लासेस फैमिली चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पीरियोडिक टेबल चैप्टर, जो कि 11th क्लास का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। ये चैप्टर आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर में हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे बेटा, जिसकी हेल्प से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाना है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कैसे याद करना है, वो सब ट्रिक हम आपको बताएंगे। और किसी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, मतलब वो कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है, तो ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में। आज जो हम पढ़ते हैं इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उससे पहले कौन कौन से साइंटिस्टों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, अपना योगदान किया, उसको हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे कि आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरह से बनाई गई। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें जो फर्स्ट नाम है बेटा वो आता है एंटोनी लॉरेंस लेवोजिए। लेवोजिए वही साइंटिस्ट है जिसको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया और बताया कि एलिमेंट्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। और ये उसने किस प्रॉपर्टी के बेस पर बताया? इसने बताया कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी रखते हैं, उसको उसने कहा मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उसको नाम दिया गया नॉन मेटल्स। तो सबसे पहला सबसे पुराना क्लासिफिकेशन लेवोजिए ने किया, है ना। उसने एलिमेंट्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। लेकिन जब मेटेलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, मेटेलॉइड्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपधातु, तब लेवोजिए का जो क्लासिफिकेशन है वो एक तरह से फेल हो जाता है कि एलिमेंट्स उनको हम किस कैटेगरी में रखें, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्राउस्ट हाइपोथेसिस आता है। प्राउस्ट ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी और उसमें बताया किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट वो हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से कंपेयर करके बताया, और उसको एक नंबर लिया n, उससे मल्टीप्लाई करके हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो हीलियम का ही एटॉमिक वेट है, वो कितना होता है 4। तो हीलियम का एटॉमिक वेट 4 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, तो उसके लिए नंबर आ जाएगा 4। ठीक, तो इस तरह से उसने एक अपना हाइपोथेसिस दिया। इससे कोई बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया। ठीक, इसने केवल एटॉमिक वेट की एक ट्रिक बताई। उसके बाद फिर डोबेरिनेट ट्रायड आता है, यानी कि डोबेरिनेट जो ट्रायड था उसके लिए रास्ता क्लियर किया प्राउस्ट ने। उसने एटॉमिक वेट वाली ट्रिक हमको बता दी। फिर उस एटॉमिक वेट के बेस पर डोबेरिनेट जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, तीन तीन के सेट बनाने शुरू कर दिए। एलिमेंट्स के तीन तीन के सेट उसने बनाने शुरू कर दिए, उसी तीन को नाम दिया गया ट्रायड। ठीक, जैसे देखो सबसे पहला जो इसने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका इसने एक सेट बनाया। ठीक, और इनके एटॉमिक वेट, जैसे लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा 7, सोडियम कितना होता है 23 और पोटेशियम का 39। इसकी जो ट्रिक थी वो किस पर बेस्ड थी? इसने कहा कि जो टर्मिनल वाले जो एलिमेंट है, जो टर्मिनल वाले एलिमेंट हैं, ये लिथियम और पोटेशियम, अगर इनके एटॉमिक वेट का एवरेज निकालें, एटॉमिक वेट का एवरेज, इनको ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। तो ये जो एटॉमिक वेट है ये बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आना चाहिए, ये इसकी ट्रिक थी। जो छोर वाले एटॉमिक वेट है, एलिमेंट है ना, उनके एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो बीच वाले
एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आना चाहिए। ये इसकी ट्रिक थी। इसके साथ साथ इसने कुछ और ट्रायड भी बनाए, जैसे कि इसने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसमें अगर हम देखें तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है बेटा 40, बेरियम का एटॉमिक वेट होता है 137, और इनका अगर हम एवरेज करेंगे तो वो लगभग 88 के आसपास आएगा, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट होता है। हेलोजन के लिए अगर हम बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी इसने एक ट्राइड बनाया। क्लोरीन का आप सबको पता है एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5, आयोडीन का होता है 127। अगर हम इनका एवरेज करेंगे तो ये लगभग 80 के आसपास आएगा, जो कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है। तो ये ऐसे ऐसे तीन ट्राइड तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन उसके अलावा जो और ट्राइड थे वो सही से नहीं बना पाया। मतलब उनके लिए जो एवरेज आ रहा था इनका टर्मिनल वालों का, वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल नहीं आ पा रहा था। तो इसलिए इसका जो ट्राइड वाला नियम है वो 2-3 ट्राइड तक तो ठीक ठाक चला, उसके बाद ये फेल हो जाता है। उसके बाद फिर आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ठीक, न्यूलैंड का अष्टक का नियम, यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। ऑक्टेव से मतलब होता है 8। ठीक, इसमें इसने क्या बताया बेटा, सबसे पहला तो हमें देखना है कि ये एक म्यूजिकल सिस्टम जैसा था। जैसे अपना जो म्यूजिकल सिस्टम होता है उसमें 7 सुर होते हैं ना, 7 सुर होते हैं। अगर हमने जो हिंदी वाला है म्यूजिकल सिस्टम उसके अकॉर्डिंग देखें तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर होते हैं। जो 8वां सुर है सा, वो फिर से पहला वाला याद रहेगा, है ना। उस तरीके से इसने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, दोबारा सुन लेंगे इस बात को, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम उसको रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट मिलेगा वो पहले जैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा। इसको मैं एक बार अरेंज कर देता हूं। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है ना। उसके बाद फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान रखना तब तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो फ्लोरीन के बाद नियोन नहीं आएगा, बल्कि अभी क्या आएगा आपका सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक, तो आप किसी भी एलिमेंट को देख लो, मान लेते हैं लिथियम ही है जैसे यहाँ पर, तो इसके बाद आप देखो 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फिर से सोडियम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सेम होंगी। फिर उसके नेक्स्ट 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फिर से सेम आएंगी। और मैं आपको बता दूं जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी ये सेम ग्रुप में ही रखे हुए हैं, लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो है कि केवल ये कैल्शियम तक तो अच्छे से बता पाया, उसके बाद के जो एलिमेंट हैं उनको सही से अरेंज नहीं कर पाया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। तो कैल्शियम तक इसका जो ऑक्टेव लॉ है वो बढ़िया तरीके से काम करता है, उसके बाद ये फिर फेल हो जाता है। उसके बाद फिर लोथर मेयर कर्व आता है। लोथर मेयर कर्व, इसको समझते हैं ये क्या चीज बता रहा है। देखो कुछ इस तरह का इसने कर्व बनाया। इसने जो अपना कर्व बनाया वो साइज वर्सेस एटॉमिक वेट। अभी तक आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेट करके हम चीजों को बता रहे हैं। तो एक तरफ इसने लिया एटॉमिक साइज या एटॉमिक वॉल्यूम, और एक्स एक्सिस पर इसने लिया एटॉमिक वेट, और कुछ इस तरह का ऐसा ग्राफ आया इस तरीके से ऐसे करता हुआ। ठीक है, ये ग्राफ इसने बनाया। इसमें इसने 4 तरह के जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे जो ग्राफ अपने पास है, जो सबसे टॉप पोजीशन है, ध्यान से देखना, सबसे टॉप पोजीशन ये वाली पोजीशन, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है एल्कली मेटल्स को।
एल्कली मेटल्स। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षार धातुएं। जो सबसे बॉटम वाली पोजीशन है, सबसे बॉटम वाली पोजीशन, ये, ठीक, ये वाली पोजीशन, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल्स। साथ में इसमें कुछ मेटेलोइड्स भी आ जाएंगे, मेटेलोइड्स। ठीक, अब हमारे पास दो चीजें और बचती हैं। एक यहाँ ध्यान से देखना, जो ब्लैक कलर से जो डॉट किए हुए हैं, ब्लैक कलर से ये वाले, ये डॉट जो है, ये वाले डॉट, ये वाले डॉट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। और जो रेड वाले डॉट है, ध्यान से देखना, ये वाले डॉट, रेड वाले जो डॉट है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को यानी कि घटते हुए क्रम को बता रहे हैं। तो जो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। और ये जो आपके ब्लैक वाले हैं, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हेलोजन्स को, हेलोजन्स। ठीक, तो इस तरह से इसने चार तरह के एलिमेंट्स को अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। टॉप पर एल्कली मेटल्स, बॉटम पर ट्रांजिशन मेटल्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेलोजन्स को। तो ये कभी पूछ सकते हैं कि लोथर मेयर कर्व में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हेलोजन्स को अरेंज किया गया था। अब देखो एक फॉर्मूला आता है अपने पास में, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। इसमें हम डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन बता सकते हैं ना। डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्सली का रिलेशन यहाँ से आ रहा है, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी ज्यादा होने से मतलब है कौन ज्यादा भारी है, कौन हैवी एलिमेंट है। तो आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं और जो मेटेलोइड्स हैं वो जनरली हैवी एलिमेंट्स में माने जाते हैं, उनके एटॉमिक मास ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको बॉटम पोजीशन पर दिया गया है। देखो यहाँ से वॉल्यूम, इस वाई एक्सिस पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे नीचे सबसे कम वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वो भारी एलिमेंट्स होंगे। तो इस ग्राफ को आप थोड़ा साइंटिफिक तरीके से अपने आप सोच के भी याद कर सकते हो कि जो सबसे भारी मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको सबसे नीचे दिखाया गया है क्योंकि उनका वॉल्यूम सबसे कम है। हैवी मेटल्स आर प्रेजेंट एट बॉटम। चलिए, ये था आपका लोथर मेयर कर्व। उसके बाद फिर सबसे फेमस साइंटिस्ट इस क्लासिफिकेशन में जो आता है वो है मेंडलीव। किसने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जो कि एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। अभी तक आपको पता है कि एटॉमिक वेट के बेस पर ही सारी चीजें चल रही हैं, है ना। इसने अपना पीरियोडिक रूल दिया, पीरियोडिक लॉ, और बताया कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं। ठीक, ध्यान से देख लेना, एटॉमिक वेट अभी तक यहाँ पर चल रहा है। उसने और क्या बताया, सबसे पहले देखो ध्यान से समझना इस बात को। अभी तक जो क्लासिफिकेशन था वो नॉर्मल तरीके से चल रहा था। सबसे पहले इसने बताया कि हमको एक टेबल टाइप में यहाँ पर बनानी चाहिए और उसको टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लेंगे और कुछ वर्टिकल लाइंस यहाँ पर बना लेंगे। तो उसने सबसे पहले ये काम किया और उसने 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस
बनाई है ना, जिनको नाम दिया गया पीरियड्स। हिंदी में इसी को बोलते हैं बेटा आवर्त। और 8 वर्टिकल लाइंस जिनको नाम दिया गया ग्रुप। हिंदी में इसी को बोलते हैं वर्ग। तो सबसे पहले आवर्त और वर्ग यानी कि ग्रुप एंड पीरियड का जो कॉन्सेप्ट था वो मेंडलीव ने ही बताया था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब आप समझ रहे हो इस तरीके से जो लाइंस, और वर्टिकल मतलब इस तरीके से। तो अब जो इसके 8 ग्रुप हैं उनको देख लेते हैं बेटा। इसके जो 8 ग्रुप हैं फर्स्ट से लेकर 8 तक, उनको इसने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी कि एक सब ग्रुप ए और दूसरा सब ग्रुप बी। मतलब अगर हम बात करें, हमारे पास में ग्रुप है ए, तो इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। ऐसे ही सेकंड है, उसको भी सेकंड ए सेकंड बी। इस तरीके से उसने जो ग्रुप्स थे 8 ग्रुप्स, उनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। जो सब ग्रुप ए है उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स रखे हुए थे। नॉर्मल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन्हीं को जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। मैंने आपसे बताया कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये काफी हद तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पर ही बेस्ड है। उसी को ही आधार बनाकर ये उसी को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। ठीक, तो आज के टाइम में जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेंडलीव ने उस टाइम पर सब ग्रुप ए में रखे थे। सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था, जिनको आज के टाइम पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, चलिए, ये तो बात हुई फर्स्ट से लेकर 7 तक। ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट से 7 तक की बात हो रही है। 1 से 7 तक को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि एक सब ग्रुप ए और एक सब ग्रुप बी। जो 8वां ग्रुप था उसको इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में, और उसमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स रखे जो कि आपके आज की अगर हम बात करें तो Fe यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इस वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आपके 3D सीरीज में आते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे अगर हम नीचे आएंगे तो रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम, और उससे अगर और नीचे आएंगे तो ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये एलिमेंट इसने 8वें ग्रुप में रखे। तो ये पूरी ओवरऑल, मैं यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नहीं बना के दिखाऊंगा क्योंकि वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका, है ना। आज के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको बनाने से पहले किस तरीके से साइंटिस्टों ने वर्क किया है वो सब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इस टेबल के क्या क्या एडवांटेज थे और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एडवांटेज की बात करें तो उस टाइम पर जो टोटल एलिमेंट्स थे जब इसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो 63 एलिमेंट्स थे। उन सबको सिस्टमेटिक ढंग से इसने अरेंज कर दिया, है ना। 63 एलिमेंट्स, उस अभी हम कितने पढ़ते हैं बेटा, 118 एलिमेंट्स के लिए अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जगह बनाई गई है। लेकिन उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स के लिए इसने क्लासिफिकेशन किया था। एज ऑफ स्टडी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ना, उनकी स्टडी करने में आसानी होगी। इसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन भी किया, जैसे बेरिलियम, कोबाल्ट। फोरकास्टिंग ऑफ न्यू एलिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त पॉइंट जो इसने बताया, ध्यान से देखना इस बात को। इसने क्या कहा कि न्यू एलिमेंट, अभी तक कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डिस्कवर नहीं हुए, लेकिन आने वाले टाइम में अगर वो डिस्कवर होंगे तो उनके लिए भी इसने पहले से ही नाम सोच के रख लिया और पोजीशन भी बता दी। और आपको सोचकर ताजुब होगा बेटा, आश्चर्य होगा कि जो बात इसने बताई थी बिल्कुल वही बात साइंटिस्टों को माननी पड़ी। जिस जगह पर इसने बताया था कि आने वाले टाइम में अगर ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको हमें वहां पे रखना है, उस एलिमेंट को फिर वहां पर ही रखना पड़ा। ठीक, और इसने नाम क्या सोचे थे इनके लिए, जैसे उस टाइम पर जो एलिमेंट थे एल्यूमिनियम, अभी की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ध्यान से देखना, मैं आपको बताता हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे आता है गैलियम, और कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक,
तो ये दो बहुत ही फेमस एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे, एक तो गैलियम और एक जर्मेनियम। तो इसने क्या कहा, कोई बात नहीं है, इनके पहला वाला जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसी के नाम के बेस पर इसका नाम रख देते हैं। उसने कहा ए का एल्यूमिनियम, किसके लिए सोचा था ये नाम, गैलियम के लिए। जर्मेनियम से पहले कौन सा आता है, सिलिकॉन, इसने कहा ए का सिलिकॉन बोल देंगे इसको, जर्मेनियम को। इसी तरह से बोरोन, ए का बोरोन नाम दिया गया स्कैंडियम के लिए, और ए का मैग्नीज नाम दिया गया टेक्टिनियम के लिए। ठीक, ये कुछ एलिमेंट्स थे जो उस टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इसने कहा कि आने वाले टाइम में जब ये डिस्कवर होंगे तो इनका नाम ये होगा और इनकी पोजीशन ये होगी। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट आइसोटोप। ठीक, आइसोटोप मतलब विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन वाले केस में 1h1 1h2 1h3, ये 3 आइसोटोप है अपने पास। तो एटॉमिक मास के बेस पर जब अरेंज किया गया तो 1 जिसका एटॉमिक मास था वहां पे हाइड्रोजन आ गया, है ना। 2 एटॉमिक मास, 3 एटॉमिक मास, इस तरीके से फिर अरेंज किया। तो जब एटॉमिक मास अलग अलग आ रहे हैं तो फिर हम कौन से एलिमेंट को यहाँ पर रखें। जैसे एक और खतरनाक पोजीशन यहाँ पे आती है आर्गन और जो कैल्शियम है, इसका भी लगभग 40 है और इसका भी लगभग 40। तो दोनों का एटॉमिक मास सेम हो जाने की वजह से इन एलिमेंट्स को एक साथ कैसे रख सकते हैं। तो आइसोटोप्स और आइसोबार, ये वाली जो पोजीशन थी, इनकी डिस्कवरी के बाद इसकी थ्योरी को काफी धक्का लगा, जिस वजह से इस थ्योरी को फेल होना पड़ा और बाद में फिर एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा हमको। ठीक, तो आइसोटोप के लिए कोई प्लेस इसने नहीं बताया। दूसरा, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन वाली तो कंडीशन अभी भी खतरनाक है। हाइड्रोजन हेलोजन के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है और एल्कली मेटल्स के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। उसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं कर पाया। नो रेगुलर ट्रेंड्स इन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा था। जैसे आर्गन और क्रिप्टन की बात करें तो आर्गन का जो एटॉमिक वेट है वो 39.9 होता है और जबकि पोटेशियम का 39.1 होता है। तो जिसका एटॉमिक वेट कम है वो पहले आना चाहिए था और जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए था। लेकिन आपको पता है जब आवर्त सारणी बनाते हैं तो क्लोरीन के बाद आपका आता है आर्गन और आर्गन के बाद फिर आपका आता है पोटेशियम। तो आर्गन के बाद पोटेशियम आता है, जबकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पोटेशियम के बाद आर्गन आना चाहिए था। कुछ और एलिमेंट भी थे अपने पास में इस तरह के, जैसे टेल्यूरियम है आपका, इसका एटॉमिक वेट लगभग 127.5 और आयोडीन का है आपका 127। कोबाल्ट और निकिल, कोबाल्ट और निकिल में दोनों ही लगभग 58 आता है। निकिल का थोड़ा सा कम हो जाता है, बस 58.6 और ये 58.8 थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो कुछ एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक मास में रेगुलर ट्रेंड नहीं आ पा रहा था। कुछ और भी कमियां थी इसकी, जैसे एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। जैसे ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, फर्स्ट ए में आपके वही आते हैं एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लेकिन फर्स्ट बी में आपके आते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जिनको हम कोइनेज मेटल्स भी बोलते हैं, मतलब सिक्का धातु है, ये कॉइन्स बनाने में, सिक्का बनाने में काम आती थी। इनका आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ठीक, इन मेटल्स की आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, फर्स्ट ग्रुप में। दूसरा, इसका रिवर्स भी सही है, मतलब ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी सेम प्रॉपर्टी है बट उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा हुआ है। जैसे फर्स्ट बी में अभी हमने एग्जांपल लिया गोल्ड, AgCu, है ना, इनमें से कोई एग्जांपल ले लो। और एट्थ ग्रुप में प्लेटिनम, इन दोनों को ही इनर्ट मेटल माना जाता है। इनर्ट मेटल मतलब ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती हैं।
दोनों ही डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन दोनों को इसने अलग अलग जगह रखा हुआ था, एक को फर्स्ट बी ग्रुप में और एक को एट्थ ग्रुप में। लेंथेनॉइड्स एक्टेनॉइड्स का तो कुछ नाम भी नहीं लिया इसने, कोई डिस्कशन भी नहीं किया उस टाइम पर। और इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज जिसको हम बोलते हैं, अकेरिया गैसें, उनके लिए भी कोई स्थान यहाँ पर नहीं बनाया गया था। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आ जाते हैं। इस टेबल के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट को क्या था बेटा, मोजले ने, मोजले एक्सपेरिमेंट। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, उनका हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना कर एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है ना। तो उसने एटॉमिक मास वाला जो टर्म था, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, इससे पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक मास में कोई रेगुलरिटी यहाँ पर नहीं आ रही थी। आइसोटोप वाले केस में भी क्लियर हो जाता है। तो उसने कहा कि ये सब चीजों को दूर करने के लिए एक तरीका है अपने पास में कि एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर कर देते हैं, ठीक। तो उसकी जो थ्योरी थी उसमें उसने बताया कि ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होगा। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, जिसमें बताया गया था कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, उसने कहा अब एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक। जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी एक बार देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या बताया, इसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स लिए और उनको किसी हैवी मेटल पर बम्बर्ड कराया, उसकी बमबारी कराई, और वहां से जो एक्स रेस निकली, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस बोलते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, और जो मेटल ली थी है ना, जो एलिमेंट था, उसका एटॉमिक नंबर जेड में इसने एक रिलेशन बताया। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे और जेड मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक। और रिलेशन क्या बताया, एक बड़ा ही सिंपल सा रिलेशन आया, अंडर रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। मतलब जो एक्स रेस की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या इसको थोड़ा और अगर सही से लिखेंगे तो अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ए और बी कांस्टेंट है जो कि मोजले ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए थे, ठीक। एक बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अब जो प्रॉपर्टी है वो जेड पर डिपेंड कर रही है, यानी कि जेड मतलब एटॉमिक नंबर। और यही पूरा आधारशिला बन जाता है, पूरा बेस बन जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किए गए हैं, ना कि एटॉमिक मास के बेस पर। फिर इसने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर आप इसको y को mx प्लस c से कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे ग्राफ आएगा अंडर रूट न्यू और z के बीच में, जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक। इससे पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर के साथ लीनियरली, ध्यान से देखना आप, ये लीनियरली क्या कर रही है, प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि अब हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज करेंगे। तो ये था बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जिसमें एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है, वहां तक हम कैसे पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाना है और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए।